इस लेक्चर में हम डीएमआरसी द्वारा जेईई पोस्ट के लिए 2016 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करेंगे और हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, टू कैपेसिटर C1 and C2 have C1 is equal to 20 microfarad and C2 is equal to 30 microfarad are connected in parallel across a 100 volt source. द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज, यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि दो कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है एक का है C1 इज इक्वल टू 20 माइक्रोफेराड और दूसरा कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस है 30 माइक्रोफेराड और दोनों पैरेलली कनेक्टेड है 100 वोल्ट सोर्स के अक्रॉस। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है। तो जब दो कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो दोनों का एडिशन हो जाता है, यानी कि 20 और प्लस 30 इज इक्वल टू 50 माइक्रोफेराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। जितने भी कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड होंगे उसका इक्विवेलेंट होगा, सबका एडिशन हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 50 माइक्रोफेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल आर्क एंड इंडक्शन फर्नेस इज, यानी कि इंडस्ट्रियल आर्क एंड इंडक्शन फर्नेस का पावर फैक्टर क्या होता है। तो इंडस्ट्रियल आर्क एंड इंडक्शन फर्नेस में हाई मैग्नेटाइजिंग करंट होता है जो कि लैगिंग पावर फैक्टर पे होता है, इसलिए इसका जो पावर फैक्टर है वो वेरी लो लैगिंग होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है और वो चूँकि वोल्टेज करंट के बीच का एंगल ज़्यादा होता है इसलिए पावर फैक्टर बहुत ही लो होता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वेरी लो लैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, ए 100 मिली एम्पियर मीटर हैज़ एक्यूरेसी ऑफ ±2%, इट्स एक्यूरेसी वैल्यू रीडिंग 50 मिली एम्पियर विल बी, यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि मीटर की एक्यूरेसी ±2% है जब रीडिंग 100 मिली एम्पियर है और अगर रीडिंग 50 मिली एम्पियर हो तो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी। तो रीडिंग जब हाफ हो जाती है तो आपका जो एक्यूरेसी है वो डबल हो जाएगा, यानी कि जब रीडिंग 50 मिली एम्पियर है तो इस केस में जो एक्यूरेसी है वो आपका इसका डबल हो जाएगा ±4%। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, ए सीरीज इंडक्टर इज नॉर्मली एडेड इन ए थारिस्टर सर्किट फॉर अचीविंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट, यानी थारिस्टर सर्किट के सीरीज में इंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है किस चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हाई DI/dt, यानी कि इंडक्टर जो है वो करंट के चेंज का अपोज करता है, इसलिए DI/dt से प्रोटेक्शन के लिए इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है और वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, क्लैंप ऑन अमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, क्लैंप ऑन अमीटर का यूज जो है वो लार्ज अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्लैंप ऑन मीटर जो है, जैसे कि कोई ट्रांसमिशन लाइन है और इसके करंट्स को मेजर करना है जिसमें कि हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो क्लैंप ऑन मीटर के द्वारा बिना सर्किट को ब्रेक किए हुए क्लैंप ऑन मीटर के द्वारा करंट को मेजर किया जा सकता है। इसमें क्लैंप ऑन मीटर को जो है इसमें लगाया जाता है इसके चारों तरफ, इसमें एक जा होता है, मूवेबल जा होता है जिसको ओपन करके और इसके अक्रॉस क्लैंप ऑन मीटर को लगाया जाता है और इस वायर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस मीटर में शो होता है। तो इसमें जो है सर्किट को इंटरप्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। नॉर्मली एमीटर के द्वारा करंट मेजर करने के लिए एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और सीरीज में कनेक्ट करने के लिए सर्किट को इंटरप्ट करना होता है पहले, तब एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। लेकिन क्लैंप ऑन मीटर के द्वारा करंट को मेजर करने के लिए
सर्किट को इंटरप्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिस कंडक्टर के थ्रू करंट मेजर करना है उसमें इस क्लैंप वन मीटर को मूवेबल जैक की मदद से उसमें लगा दिया जाता है और ये करंट इसमें मेजर होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें चूज करना है। तो स्टेटमेंट 1 है, क्वेश्चन कहा गया है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आर प्रोवाइडेड विथ अर्थ वायर, यानी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में अर्थ वायर क्यों प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आपका जो आप देखे होंगे जो ट्रांसमिशन लाइन से हैं, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए ऊपर में एक पतला सा वायर जिसको अर्थ वायर कहा जाता है, ये भी ट्रांसमिशन के लाइन के ऊपर से ट्रांसमिट किया जाता है। तो इसका पर्पस क्या है, किस चीज़ के पर्पस से इसको यूज़ किया जाता है, वही इसमें पूछा गया है। तो पहला जो है इसमें वो है टू प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक। दूसरा है टू प्रोटेक्ट ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक। तीसरा है टू बैलेंस द लाइन करंट, और चौथा है टू प्रोवाइड पाथ फॉर न्यूट्रल करंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके ऊपर जो अर्थ वायर फ्लो करता है, कैरी करता है, तो इसका मेन पर्पस है कि ट्रांसमिशन लाइन को डायरेक्ट लाइटनिंग से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जब लाइटनिंग होती है तो वो जो सर्ज करंट या वोल्टेज जो होता है वो आपका इस अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है। ये हर टावर पे जो है ग्राउंडेड होता है, जिसके कारण कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्ट हो जाता है। तो मेन पर्पस यही है ट्रांसमिशन लाइन को डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1 ओनली, यानी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। एन अमीटर हैज़ ए करंट रेंज ऑफ 0 to 5 एम्पियर, यानी एक अमीटर है जिसका कि करंट का रेंज है कि वो 0 एम्पियर से 5 एम्पियर तक करंट को मेजर कर सकता है, और इस मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2 ओम। इन ऑर्डर टू चेंज द रेंज टू 0 to 25 एम्पियर, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एडेड। यानी कि इसमें पूछा गया है कि अगर उसी अमीटर के द्वारा हमें 0 से 25 एम्पियर तक के करंट को मेजर करना है तो उसके लिए कितने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा और किस प्रकार से उसका कनेक्शन होगा, यह पूछा गया है। पहले जो मीटर है वो रीड कर सकता है 0 से 5 एम्पियर तक, यानी कि फुल स्केल रीडिंग है उसका 5 एम्पियर, और इसके रेंज को इंक्रीज करना है कि ये 25 एम्पियर तक मेजर कर सके, यानी कि ये 5 गुना रीड कर सके। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो हम जानते हैं कि अगर अमीटर के रेंज को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए अमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है, बहुत ही लो वैल्यू का रेजिस्टेंस अमीटर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, जिसको कि शंट कहा जाता है। अगर ये हमारा अमीटर है और तो इसके पैरेलल में एक बहुत ही लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है, जिसको कि शंट कहा जाता है, और इससे जो है आपका अमीटर का रेंज इंक्रीज होता है। तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो उस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है यानी शंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो होता है जो मीटर का रेजिस्टेंस है बटा m-1, जहाँ m क्या है, m है मैग्नीफिकेशन फैक्टर, यानी करंट कितना गुना आपको ज़्यादा मेजर करना है। तो पहले 5 एम्पियर मेजर करना था और अब 25 एम्पियर तक मेजर करना है, यानी 5 गुना इंक्रीज करना है। तो यानी m का वैल्यू होगी आपको 5। तो आपका वैल्यू हो जाएगा जो शंट रेजिस्टेंस जो कनेक्ट होगा पैरेलल में वो होगा आपका मीटर का रेजिस्टेंस है 0.2 बटा m का वैल्यू 5-1। तो आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.05 ओम, यानी कि जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कि अगर इस अमीटर के करंट को रेंज को इंक्रीज करना है तो हमें इस अमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा जिसका वैल्यू होगा 0.05 ओम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। पावर कंज्यूम्ड बाई ए बैलेंस्ड थ्री फेज थ्री वायर लोड इज मेजर्ड बाई 2 वाटमीटर मेथड। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम में, बैलेंस्ड सिस्टम में इसके पावर को मेजर करने के लिए 2 वाटमीटर मेथड का यूज किया गया है, यानी 2 वाटमीटर का यूज करके और थ्री फेज पावर को मेजर करना है। द फर्स्ट वाटमीटर रीड्स ट्वाइस द सेकेंड। इसमें 2 वाटमीटर की जो रीडिंग है, इसमें पहला वाटमीटर जो है वो दूसरे वाटमीटर का दुगना रीड करता है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द लोड इम्पीडेंस एंगल इन द रेडियन। तो लोड इम्पीडेंस एंगल क्या है? तो बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम में थ्री फेज पावर को 2 वाटमीटर मेथड के द्वारा मेजर करने के लिए जो रिलेशनशिप है पावर फैक्टर और वाटमीटर की रीडिंग के बीच जो रिलेशनशिप है वो होता है आपको tan phi इजकल टू √3 W1 माइनस W2 बटा W1 प्लस W2, जहाँ W1 W2 जो है ये दोनों वाटमीटर की रीडिंग है और फाई ये आपका पावर फैक्टर एंगल है। तो इसके द्वारा ही हम निकाल सकते हैं कि चूँकि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वाटमीटर जो है वो दूसरे वाटमीटर का दुगना रीड करता है, यानी कि W1 की जगह पे हम 2W2 अगर हम पुट करें, यानी कि इसकी रीडिंग अगर W2 का दुगना है तो आपको फाई का वैल्यू आपको आएगा π/6 यानी कि 30 डिग्री। तो इसलिए इस सिचुएशन के लिए इसका जो आंसर है वो होगा आपका π/6 राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जाता है। इस पॉइंट पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि जब पावर फैक्टर एंगल जब 0 डिग्री होता है, पावर फैक्टर एंगल यानी फाई का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा, यानी कि जब पावर फैक्टर आपका यूनिटी होगा, उस केस में दोनों वाटमीटर की रीडिंग जो है वो इक्वल होती है। तो ये भी पूछा जाता है कि जब दोनों वाटमीटर अगर इक्वल रीड कर रहा है, इसका मतलब है कि पावर फैक्टर एंगल 0 डिग्री है, यानी कि पावर फैक्टर यूनिटी है। उसी प्रकार से अभी मैंने बताया कि अगर पावर फैक्टर एंगल अगर 30 डिग्री है तो उस केस में एक वाटमीटर जो है वो दूसरे वाटमीटर का दुगना रीड करता है। और अगर पावर फैक्टर एंगल जो है वो आपका 60 डिग्री है, एंगल अगर 60 डिग्री है, यानी कि पावर फैक्टर हो गया आपका cos 60 डिग्री, तो इस केस में जो वाटमीटर की रीडिंग है वो 2 वाटमीटर में से एक वाटमीटर 0 रीड करता है, एक वाटमीटर की रीडिंग 0 होगी। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर एक वाटमीटर की रीडिंग 0 है तो पावर फैक्टर एंगल कितना है? तो उस केस में पावर फैक्टर एंगल जो है आपका 60 डिग्री है और पावर फैक्टर कितना है? तो cos 60 डिग्री। उसी प्रकार से जब पावर फैक्टर एंगल 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जब होता है पावर फैक्टर एंगल, तो 2 वाटमीटर में से एक वाटमीटर की रीडिंग जो है वो निगेटिव होती है और दूसरे की पॉजिटिव होती है। तो ये भी पूछा जाता है कि अगर एक वाटमीटर की रीडिंग अगर निगेटिव आ रही है तो पावर फैक्टर एंगल कितना है? तो वो आपका 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। तो इस पॉइंट पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। द x/r रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए x/r का रेशियो क्या होता है? जहाँ x आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है उस लाइन का और r जो है उस लाइन का रेजिस्टेंस है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए जो इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू है वो रेजिस्टेंस की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो रेशियो है XL/R उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मोर देन यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कोरोना लॉस इज मिनिमम इन, यानी कि कोरोना लॉस मिनिमम होता है किस केस में? HVDC लाइन जो है हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन लाइन, उसमें मोनोपोलर लाइन के लिए कोरोना लॉस का वैल्यू कम होगा, इसलिए क्योंकि मोनोपोलर लाइन में एक कंडक्टर को यूज किया जाता है और रिटर्निंग कंडक्टर के रूप में ग्राउंड को या सी को, समुद्र को यूज किया जाता है। तो इसलिए इसमें जो कोरोना लॉस है वो बाईपोलर की तुलना में कम होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया 10
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो DMRC के 2016 के एग्ज़ाम में जेई पोस्ट के लिए पूछे गए थे उसको हमने डिस्कस किया। इसके आगे का हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।